नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का 14वां पार्ट। इसके बाकी के पार्ट्स आपने ऑलरेडी सुन लिए होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का 14वां पार्ट। बात यह है भैया कि ये दुनिया कुछ लो कुछ दो के उसूलों पर चल रही है। आपको आजादी चाहिए, हमें आपका हिस्सा चाहिए। आप अपने हक से हाथ खींच ले, अपना हक हमारे सुपुर्द कर दें, हम आपको आजादी देते हैं। वाह कामिनी, बहुत खूब। तुम तो अपने शौहर से भी 2 हाथ आगे निकली। क्या करूं भैया, बच्चों के लिए आखिर कुछ सोचना ही पड़ता है। इन्हें तो अपने बच्चों के विषय की कोई फिक्र है ही नहीं। कामिनी ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। मुझे मंजूर है, दीपक ने पूर्ण गंभीरता से जवाब देकर सबको चौंका दिया। हैं? क्या कहा? विजय को तो जैसे यकीन ही नहीं आया था। दीपक इतनी आसानी से मान जाएगा वो सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा है कि मुझे मंजूर है, दीपक बोला। मुझे जो मिल चुका है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बात याद रखना विजय, अपने हक को छोड़ने वाले कागजात पर मैं यहाँ इस हवेली में साइन नहीं करूंगा। फिर कहाँ करोगे? बड़ी बेचैनी से पूछा विजय ने। दिल्ली में अपने घर में बैठकर। मेरी ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना तुम जो चाहे करो। ओह, शायद तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे पेपर्स भी साइन करा लूंगा और यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। हाँ, मैं यही समझता हूँ, दीपक ने साफ शब्दों में कहा। और भाई, अगर तुम अपने शहर में जाकर बदल गए, तुमने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? विजय, तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने वायदे से फिरने वाला आदमी नहीं हूं। विजय भी जानता था कि उसे ये चांस लेना ही पड़ेगा। वो एकदम बोला, हाँ मैं ये बात जानता हूं। तो फिर बात पक्की? उसने अपना पंजा आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल पक्की, दीपक ने उसका हाथ थाम लिया। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूं। सुबह 4 बजे आऊंगा, तैयार रहना, हम यहां से निकल चलेंगे। हमारे साथ मेरा वो दोस्त भी होना चाहिए। अरे हाँ, विजय ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अपने चक्कर में मैं उसे तो भूल ही गया था। ठीक है, वो भी हमारे साथ ही चलेगा। विजय अपनी बीवी के साथ लौट गया। दीपक को हालात की इस करवट की तो कतई उम्मीद नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे यूं आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। वो अपने बाप की फितरत से वाकिफ था। उस दरिंदे की नजर में तो कतई अपने बेटे की कोई कीमत नहीं थी। उसके बाप को तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ था कि उसका बेटा अपने चाचाजाद भाई बहन के पाले में चला जाए। दीपक जानता था कि उसका अपहरण उसको खत्म कराने को ही किया गया है, क्योंकि उसका बाप अपने रास्ते के कांटे इसी एक हल के साथ निकालने में पक्ष में रहता था। पर विजय व उसकी लालची बीवी ने दीपक के लिए हालात आसान बना दिए थे। दीपक सोचता रहा कि उसे अब अगला कदम क्या उठाना है। न ये जाहिर था कि विजय ने दिल्ली पहुंचकर पेपर साइन करने की उसकी बात यूं ही नहीं मान ली थी। उसने भी अपना कोई जाल यकीनन फैला रखा था। बहरहाल विजय ठीक 4 बजे आ पहुंचा। प्रेम सागर उसके साथ था। प्रेम सागर मुस्कुराते हुए ही दीपक के गले मिला था। वो कतई चिंतित नहीं था और इन हालात से लुत्फ लेता नजर आ रहा था। वे दोनों विजय के साथ हवेली के गुप्त द्वार से बाहर निकले। प्रेम सागर की गाड़ी दरवाजे पर मौजूद थी। ड्राइविंग सीट पर शक्ल से ही खतरनाक दिखता एक व्यक्ति बैठा था। एक और शख्स भी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आ बैठा था। वे तीनों पिछली सीट पर थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ दूर निकल आने के बाद दीपक ने कुछ सोच पूछा। विजय, क्या बाबा को हमारे यहाँ से जाने का इल्म है? नहीं, उन्हें अगर मालूम होता तो हमें खुफिया रास्ते से निकलने की क्या जरूरत थी? दीपक का अपना भी यही अंदाजा था कि विजय ये खेल अपने तौर पर खेल रहा है। वो अपने बाप को भी डबल क्रॉस कर रहा था, अपनी अलग खिचड़ी पका रहा था। पर विजय, ये बात छिपी तो रहेगी नहीं। दीपक ने विजय को उसकी पोजीशन का एहसास कराना चाहा। उन्हें मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? तुम बेफिक्र रहो, विजय ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। बाबा को मैं अब देख लूंगा। उनसे अब 2 हाथ करने का वक्त आ गया है। बाप से लड़ोगे? जब कोई बाप हक न दे तो फिर हक छीनना पड़ता है। ये पाठ उनका ही पढ़ाया हुआ है। बहुत गुलामी हो गई उनकी।
विजय के लहजे में कुछ ऐसा था कि बाप से लाख अनबन होते हुए भी दीपक ने अपने भीतर एक सर्द सी लहर दौड़ जाती नजर आई। ठीक कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ये भी कि भगवान की लाठी आवाज नहीं करती। रमाकांत को अपने किए का फल शायद उसका खून ही चखाना चाहता था। विजय सुबह 4 बजे हवेली से निकला था। वो उसी दिन शाम को दिन ढलते ही हवेली वापस पहुंच गया। वो अपनी पत्नी को समझा कर निकला था कि अगर बाबा उसके बारे में पूछे तो क्या जवाब देना है। अपने दूसरे भाई सूरज की तरफ से उसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो चंडीगढ़ गया हुआ था। सूरज को पॉलिटिक्स का चस्का था। सावनपुर सीमांत प्रदेश में था और इस प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। वो इन चुनावों में एक प्रमुख पार्टी का टिकट हासिल करने को घर से निकला हुआ था। यानी कि सूरज की वापसी 1 सप्ताह से पहले मुमकिन नहीं थी, और उसकी निगाह में ये बड़ा अच्छा वक्त था। विजय इस वक्त से फायदा उठा लेना चाहता था। वो दिल्ली से अपने बाप की कहानी निपटा देने के पूरे इंतजाम के साथ लौटा था, और यूं आज की रात इन मियाँ बीवी के लिए उनके मंसूबों की कामयाबी की रात थी। दीपक के सहयोग के बाद उसके हौसले बहुत बुलंद थे। हवेली पहुंचकर विजय सीधा अपनी बीवी के पास पहुंचा। कामिनी ने नशीली मुस्कान के साथ पूछा था, यानी कि कामयाब होकर लौटे हो? बिल्कुल, दीपक तो सचमुच ही त्यागी जीव निकला। विजय हंस दिया। वो तो पाप की दौलत से हाथ झाड़कर बहुत खुश हुआ था। हे भगवान, शुक्र है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये हमारे लिए अच्छे दिनों के लक्षण हैं। इधर की सुना, विजय बोला। इधर सब ठीक है ना? ठीक से भी ज्यादा ठीक है, कामिनी बोली। जैसा कि हमारा ख्याल था, बाबा आज अपने ही चक्करों में लगे हुए हैं। बस एक बार मुझे बुलाकर कहा कि तुम जब जागो तो मैं तुम्हें होशियार रहने और कैदियों का ख्याल रखने को कह दूं। विजय हंस दिया। उसे अपने बाप के सारे चक्करों का पता था। वो भली भांति जानता था कि हर 15-20 दिन बाद उसके बाप के खास कमरे में क्या होता है। नवाबी दिखाते थे वो, थिरकते बदन, तबले की थाप, घुंघरुओं की झंकार, जामों की खनक और मचलते यौवन की महक। सब रात गए तक चलता था ये सिलसिला। जमींदार रमाकांत की ऐसी महफिल का प्रोग्राम देवयोग से आज के ही दिन था, और आज के दिन और ये रात रमाकांत को किसी और बात की सुध रहनी कहाँ थी। महफिल जमी हुई थी, सो विजय को महफिल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। रात के लगभग 3:30 बजे जब ये महफिल खत्म हुई और रमाकांत अपने खास कमरे से अपने बेडरूम में आकर कपड़े बदल रहा था, तो विजय कमरे में दाखिल हुआ। रमाकांत स्लीपिंग गाउन की डोरियां कसता और अपनी भद्दी आवाज में गुनगुनाता बाथरूम से निकला, तो उसने विजय को कमरे में बड़े आदर से पीठ पर हाथ बांधे खड़े पाया। तो एक क्षण को वो चौंका, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, क्या बात है विजय, इस वक्त? कुछ नहीं बाबा जी, बस जरा आपसे बात करनी थी। काफी देर से आपके फारिग होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मालूम हुआ आप अपने कमरे में चले गए हैं, मैं आपसे मिलने आ गया। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? सुबह आ जाते, क्या दिन नहीं निकलना था? रमाकांत बात करने के मूड में नहीं था। उसने रूखेपन से टालना चाहा। सुबह ही हो रही है बाबा, ये कौन सी रात है? जरा वक्त देखिए। अच्छा, बात कर जल्दी, मुझे नींद आ रही है, रमाकांत ने बदस्तूर रूखेपन से कहा। वो बाबा, दरअसल आपके दस्तखत लेने हैं। विजय ने साजिश की पिटारी खोली। दस्तखत? रमाकांत चौंका। उसका नशा हिरण हो गया। वो किस लिए? बाबा, ये आपके यादगार दस्तखत होंगे। इन दस्तखतों के बाद मुझे आपके दस्तखतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? खुलकर बक, क्या कहना चाहता है? रमाकांत ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरा। विजय अभी तक खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पीठ पीछे थे। उसने दोनों हाथ आगे किए। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो फाइल लेकर आगे बढ़ा। रमाकांत अब अपनी उस कुर्सी पर बैठ चुका था जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था, शैतान बन जाता था। बाबा, इन कागजात पर नजर डाल लें, विजय ने नाटकीयतापूर्ण नम्रता के साथ कहा। रमाकांत ने फाइल थाम ली। उसे घूरते हुए पूछा, कैसे कागजात हैं ये? भाई दीपक ने हक से अपने हाथ खींच लिए हैं। उसने दस्तखत कर दिए हैं। दूसरा कागज आपकी विल और आपकी तरफ से मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी है। इन पर आपको दस्तखत करने हैं। विजय बदस्तूर नम्रता के साथ बोला, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं। जमीन जायदाद का इंतजाम संभालना अब आपके बस का नहीं रहा। आज के बाद
वो जिम्मेवारियां मैं संभालूंगा। ओह, तो मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर ये खेल खेला है। अच्छा हुआ कि तेरी हकीकत भी मेरे सामने आ गई। मैं तो तुझ पर अंधा विश्वास करने लगा था। बाबा, मेरे पास वक्त कम है, आप दया करके इस पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दें। विजय ने फिर अनुरोध किया। रमाकांत का चेहरा दहकता अंगारा बन गया। तूने क्या सोचा है कि तू कहेगा और मैं दस्तखत कर दूंगा? मैंने तो यही समझा था बाबा। हमारी तो संस्कृति यही रही है कि बूढ़े होने पर राजा अपने राजकुमार को गद्दी पर स्वयं बिठाकर संन्यास ले लेते हैं। विजय यकीनन अपने बाप की बेबसी से आनंदित हो रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। और फिर ये अनुरोध मैं नहीं, ये कर रहा है। उसने रिवॉल्वर लहराकर दिखाया। जल्दी करे बाबा। ओह, रमाकांत के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। ठीक है, करता हूं। तुम ये रिवॉल्वर नीचे रखो। कहाँ है मेरा चश्मा, पेन? वो उधर दराज में होंगे, मैं ले लूं? ठीक है, विजय ने शाही अंदाज में इजाजत दे दी। रमाकांत अपनी ऊंची कुर्सी से उठा, अपने बेड के पास आया। फिर साइड टेबल की पहली दराज खोलकर झुककर अंदर हाथ डाला। दराज के अंदर लगे एक गुप्त बटन को 3 बार जल्दी जल्दी दबाया। फिर उसी दराज में रखा चश्मा और पेन उठा लिया। चश्मा और पेन लेकर वो फिर अपनी उसी ऊंची कुर्सी पर आ बैठा जिस पर वो बैठकर इंसान नहीं रहता था। विजय विजयी अंदाज में अभी तक रिवॉल्वर ताने था। बाप को चश्मा आंखों पर लगाकर पेन खोलते देखकर उसने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल लिया, जैसे अब कोई खतरा ना रहा हो। रमाकांत ने फाइल खोलकर पूछा, कहाँ करूं दस्तखत बेटे? मैं बताता हूं बाबा। विजय खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ा। कामयाबी 2 कदम के फासले पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी धाड़ से बेडरूम का दरवाजा खुला। विजय ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसके छक्के छूट गए। वे 4 थे और चारों स्टैंड गन लिए हुए खड़े हुए थे। वे ट्रेन कमांडोज की तरह आगे बढ़े और पलक झपकते में विजय को घेरे में ले लिया। रमाकांत ने पेन बंद करके चश्मा आंखों से उतारा, उसे बड़े इत्मीनान से केस में रखा। फिर फाइल बंद करते हुए मुस्कुराकर अपने पुत्र की तरफ देखा। अरे, तुमने तो अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया है बेटे, वो बोला। बड़े बेवकूफ हो। खैर, कोई बात नहीं, निकाल लो रिवॉल्वर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे रिवॉल्वर से एक गोली नहीं निकलेगी। इतनी देर में कम से कम 100 गोलियां तुम्हारे शरीर में पेवस्त हो जाएंगी। विजय ने उन चारों को देखते ही जेब में हाथ डाल लिया था, लेकिन अब जेब से रिवॉल्वर निकालना बेकार था। उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जो कुछ था ये सब आशा के विपरीत हुआ था। घर का भेदी था, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसके बाप ने किसी आड़े वक्त के लिए जो फोर्स रखी हुई थी वो अब अचानक किस तरह हरकत में आ गई है। पासा पलट गया था। उसका खुद मुख्तियारी का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। रमाकांत ने वो फाइल उसके मुंह पर दे मारी। कागजात इधर उधर बिखर गए। तुमने क्या समझा था कि तुम रिवॉल्वर के जोर पर मुझसे पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवा लोगे? वो फुफकारा। तुम शायद ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, विजय ने कांपती आवाज में कहा और अपने बाप के कदमों में गिरने लगा। नहीं, रमाकांत इतने जोर से चीखा कि वो कदमों में झुकता झुकता सीधा खड़ा हुआ और फिर डरकर 2 कदम पीछे हट गया। आस्तीन में सांप पालने का शौक नहीं है मुझे, वो आगे बोला। उसने उन चारों में से एक को इशारा किया। इस मनहूस को मेरे सामने से ले जाओ, अभी नींद आ रही है। इसका फैसला मैं सुबह करूंगा। जाओ, ले जाओ इसे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये खुद को बड़ा शातिर समझता है। कोई होशियारी दिखाए तो इसके जिस्म में इतनी गोलियां उतार देना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लफ्ज नहीं, अंगारे निकल रहे थे उसके मुंह से। वो उस कुर्सी पर जो बैठा था जिस पर वो इंसान नहीं रहता था। प्लीज बाबा जी, मुझे माफ कर दे, विजय ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। रमाकांत ने हाथ से इशारा किया और वो कमांडो विजय का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले गया। उनके जाने के बाद रमाकांत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गाउन की डोरियां खोलते हुए बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर बैठकर उसने एक जोरदार जम्हाई ली और मुलायम कंबल ओढ़कर पुरसुकून अंदाज में टांगे फैला दी। अपने हिस्से की जमीन जायदाद अपने भाई विजय के नाम करने में दीपक को जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। विजय उन्हें लेकर सूरज निकलते ही दिल्ली पहुंच गया था।
वो दीपक को एक परिचित वकील के यहाँ ले गया था। प्रेम सागर को भी साथ रखा गया था। विजय के तेवर देखकर दीपक ने खुद ही प्रेम सागर से अपने साथ रहने का अनुरोध कर डाला था। वकील ने विजय के पक्ष में विजय की इच्छा अनुसार कागज तैयार करवाए। विजय ने एक पावर ऑफ अटर्नी भी तैयार करा ली थी, जिस पर वो अपने बाप के दस्तखत करवाने का खतरनाक इरादा रखता था। दीपक ने उसे ये कदम ना उठाने की सलाह भी दी थी, लेकिन विजय ने उसकी सलाह हंसी में उड़ा दी थी। विजय, मुझे उम्मीद नहीं कि बाबा अपनी मौत के इस परवाने पर आसानी से दस्तखत कर देंगे, दीपक ने कहा था। आसानी से ना किए तो मुश्किल से करेंगे। दस्तखत तो उन्हें हर हाल में करने पड़ेंगे, चाहे रिवॉल्वर की नोक पर ही क्यों ना करें, विजय ने हंसते हुए लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा था। जब कागजात तैयार होकर आ गए तो दीपक ने उस वकील के यहाँ ही उन पर दस्तखत कर सारे अधिकार विजय के नाम कर हकीकत में ही राहत की सांस ली थी। अब विजय ने उन दोनों को खुशी खुशी विदा किया। वो उन दोनों को बाहर तक छोड़ने आया। विजय ने प्रेम सागर से हाथ मिलाते कहा, मिस्टर प्रेम सागर, मुझे अफसोस है कि हमारे बाप की जिद पर आपको खामखा ही जहमत उठानी पड़ी। अफसोस इस बात का है कि हमारी घरेलू दुश्मनी के चलते एक बड़े शुभ अवसर पर यह सब कुछ हुआ। रेखा हमारी बहन है, इस नाते से आप हमारे जीजा हुए। बधाई कबूल करो और हाँ, हमें अपनी शादी पर बुलाना ना भूलिएगा। प्रेम सागर ने हामी भर दी थी। वैसे वो अभी तक दीपक की बेवकूफी को समझ नहीं पाया था। दीपक से भी उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। दीपक के इशारे पर प्रेम सागर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। ये तुमने क्या किया दीपक? प्रेम सागर ने पहली बार मुंह खोला था। प्लीज प्रेम, दीपक ने हाथ उठा उसे खामोश कर दिया। यूं समझो कि मैंने जिंदगी का सुकून खरीदा है। हम इस बारे में बाद में बातें करेंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि हम इस बारे में कोई बात ना ही करें तो अच्छा है। मुझे मलाल है तो सिर्फ इस बात का कि हमसे ज्यादा परेशानी इंद्र और रेखा को हुई होगी। कितना बुरा हुआ है ये सब, ये खुद मैं ही जानता हूं। ठीक है, प्रेम सागर बोला। अब क्या इरादा है, कहाँ चले? तुम तो मॉडल टाउन जाना चाहोगे, दीपक ने पूछा। जाना तो वहीं चाहिए, प्रेम सागर बोला। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? मैं मॉडल टाउन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, दीपक धीमे से बोला। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अभी तुम अकेले जाओ और उन्हें मेरी मजबूरियों से आगाह कर दो। ठीक है, प्रेम सागर ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर अगले ही चौक पर उसने गाड़ी सड़क किनारे करके रोकी और दीपक को उतार दिया। प्रेम सागर अब दीपक के घर के हालात व इन दौलत की हवस के मारों के बारे में बहुत कुछ जान गया था। मॉडल टाउन इंद्रजीत की कोठी की तरफ जाते हुए उसने दीपक के बारे में सोचना बंद किया और रेखा के बारे में सोचने लगा। प्रेम सागर जब मॉडल टाउन पहुंचा तो 12:30 बजे का वक्त था। हॉर्न की आवाज पर गेट नौकर रामू ने खोला था। प्रेम सागर गाड़ी अंदर ले गया। एक गार्ड अंदर अलर्ट खड़ा हुआ था, लेकिन वो प्रेम सागर और उसकी गाड़ी को पहचानता था। वो इत्मीनान से खड़ा हो गया। नौकर रामू ने ही बताया था कि रेखा मेम साहब अपने कमरे में है। अपने आने की इत्तला भिजवाने की बजाय प्रेम सागर खुद उसके कमरे तक पहुंचा। रेखा के कमरे का दरवाजा अध खुला था। प्रेम सागर ने दरवाजे पर ठिठक कर एक निगाह अंदर डाली। रेखा बेड पर सिर झुकाए उदास बैठी थी। वो किसी गहरी सोच में थी। प्रेम सागर ने दरवाजा थोड़ा और खोला, लेकिन रेखा ने निगाह उठाकर नहीं देखा। प्रेम सागर ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। वो अपने चहकते अंदाज में बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रेखा ने यूं ही बेख्याली में दरवाजे की तरफ देखा। उसकी दुनिया ही बदल गई। हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए। अरे, ये कौन आया? वो बेअख्तियार होकर उठी और हवा के तेज झोंके की मानिंद अपने प्रेम से जा लिपटी। पर फिर तुरंत ही उसे अपनी इस निर्लजता और व्यग्रता पर लज्जा आई। उसने पीछे हटना चाहा, पर प्रेम सागर ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह अब प्रेम सागर की बाहों के घेरे में जो थी। प्रेम, क्या हुआ था? रेखा ने उसके सीने में मुंह छिपाते हुए पूछा। कहाँ चले गए थे तुम? गया नहीं था, ले जाया गया था, प्रेम सागर चहका। वो भी अपनी ससुराल। हमारी मंगनी थी तो ससुराल वालों का आशीर्वाद लेने चला गया था। भैया बता रहे थे आपको किडनैप किया गया था और दीपक भाई भी आपके साथ थे। रेखा प्रेम को सकुशल देख खुश थी, लेकिन वारदात का विवरण जानने को बेचैन थी। हाँ, कुछ हुआ तो ऐसा ही था, प्रेम लापरवाही से बोला। पर शायद ये दुनिया का सबसे अनोखा अपहरण था। बाप ने बेटे का अपहरण करवाया था। दीपक के साथ साथ मुझे भी हाँक ले गए थे। बाप ने, यानी चाचा रमाकांत ने? रेखा कुछ बदहवास हो गई।
फिर उसने आपको छोड़ कैसे दिया? प्रेम सागर ने उसे अपनी बाहों से मुक्त किया। हालांकि जी तो चाह रहा था कि यूं ही वो उसे बाहों में लिए खड़ा रहे और एक कुर्सी पर बैठ गया। नहीं, बल्कि तुम्हारे विजय नाम के भाई ने मुक्त किया है। हमें यहाँ दिल्ली तक छोड़कर गया है। बेचारे दीपक को अपने हिस्से की जमीन जायदाद इस विजय के नाम लिखनी पड़ी है, प्रेम सागर ने जवाब दिया। और फिर उसने संक्षेप में ही रेखा को सब कुछ बता दिया। भगवान का शुक्र है कि बेटे की लालच की वजह से ही सही आप उस दरिंदे के चुंगल से बच गए हो। दीपक भाई भी आए हैं? नहीं, वो शर्मिंदा था कि महज उसकी वजह से हमारी मंगनी जैसा प्रोग्राम पूरा ना हो सका। आपको दीपक भाई को साथ लाना चाहिए था, रेखा बोली। खैर, मैं भैया को इत्तला कर दूं, आपके आने की खुशखबरी सुना दूं। वैसे वो आने ही वाले होंगे, रेखा ने घड़ी पर नजर डालकर कहा। गंगा मौसी कहाँ है? प्रेम सागर को ख्याल आया तो उसने पूछा। यही है, वो बहुत परेशान थी। क्या तुमसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा, रेखा ने शोखी से कहा और उसे गहरी निगाहों से देखकर मुस्कुरा दी। फिर जैसे जैसे प्रेम सागर के सकुशल लौट आने की सूचना मिलती गई, वैसे वैसे लोग आते गए। शाम की चाय पर सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। मिठाई मंगवाई गई, मिठाई खाई गई। प्रेम सागर ने नैना से खास तौर पर खेद व्यक्त किया। वो बोला, नैना जी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी मंगनी भी रुक गई। तो फिर क्या हुआ? नैना लज्जाती सी मुस्कान के साथ बोली। ना हम कहीं गए हैं, ना इंद्रजीत कहीं गए हैं, फिर हो जाएगी मंगनी। अरे नैना, खैर ये मंगनी तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम जरा इन प्रेम सागर साहब से वायदा ले लो कि कहीं ये फिर से अगवा नहीं हो जाएंगे, गंगा मौसी ने हंसते हुए कहा। और उनकी हंसी में दूसरों की हंसी भी शामिल थी। रात गए तक ये हंगामा जारी रहा। रात को जब रेखा बेड पर लेटी तो वो बहुत खुश थी, वरना पिछली 2 रातें तो उस पर कयामत बनकर गुजरी थी। दोनों रातें आंखों में कट गई थी और वो निरंतर रोती रही थी। और इन्हीं आंसुओं के दौरान उसे काले चिराग की याद आई थी। मायावी दुनिया की ये रहस्यमय हस्ती किस कदर मेहरबान थी, उसने इनकी कितनी मदद की थी। अगर वो ना होता तो रेखा और इंद्रजीत का उस मायावी रेगिस्तान से निकल पाना ही नामुमकिन हो जाना था। रोते रोते रेखा ने कई बार सोचा था कि क्या वो काला चिराग दोबारा उसकी मदद को नहीं आ सकता, और हर बार उसके दिल व उसके दिमाग ने यही जवाब दिया था कि काले चिराग उसकी वो दुनिया और उन हालात को एक भयावह ख्वाब समझकर भुला देना चाहिए। आज रात वो बिस्तर पर लेटी तो उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। अब जबकि प्रेम सागर उसके दरिंदे चाचा के फंदे से सकुशल निकल आया था, तो न जाने क्यों ये ख्याल रेखा के जहन में उभरा था कि इस रिहाई में कहीं ना कहीं काले चिराग का हाथ है। ये ख्याल उसे क्यों आया, इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। इन्हीं ख्यालों में गुम रेखा ने जब करवट बदली तो उसकी नजरें साइड टेबल पर रखे नाजुक से फूलदान में सजी उस गुलाब की कली पर पड़ी जो उसे मायावी लोक के रासमोहन ने भेंट दी थी। वो कली पूरी तरह तरोताजा थी और खूब महक रही थी। रेखा उस कली को निहारने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई और फिर वो गहरी नींद की आगोश में थी। रेखा सुबह जब नाश्ते की मेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। रात को वो जितनी खुश थी, इस वक्त वो उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा परेशान थी। इंद्रजीत ने उसका चेहरा देखा तो खुद भी परेशान हो गया। यही हाल गंगा मौसी का था। क्या हुआ रेखा? इंद्रजीत ने पूछा। भैया, रात को मैंने दादा हरिओम को सपने में देखा है। अरे, दादा हरिओम को? गंगा मौसी उनका नाम सुनते ही चिंतित हो गई। क्या कह रहे थे वो? मौसी, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब मैं उनके सामने पहुंची तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे उस मनोज को निकाल घर से, वरना नुकसान उठाएगी। और फिर इससे पहले कि मैं मनोज का नाम उनसे पूछती कि अचानक एक बहुत बड़ा रीछ कहीं से प्रकट हुआ और मेरी तरफ लपका। मैं उसे देखकर चीखी और भागी, ठोकर लगी और तभी मेरी आंख खुल गई, रेखा ने बताया। और फिर इंद्र की तरफ देखते हुए बोली, भगवान रहम करे भैया, जरूर कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा रेखा, तो परेशान ना हो, इंद्रजीत ने तसल्ली दी। लेकिन ये झूठी तसल्ली थी। हकीकत में वो खुद अंदर से सहम गया था। नहीं भैया, जरूर कोई गड़बड़ है, रेखा चिंतित सी बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में ऐसी मनहूस कौन सी चीज है जिसे निकाला जाए। वो कमबख्त रीछ जाने कहां से आ गया, वरना मैं दादा से उस चीज का नाम जरूर पूछ लेती। ओह हाँ, इंद्रजीत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसकी समझ में कुछ आ गया हो। आपको क्या हुआ? रेखा चौंकी।
तू ये बता, तुझ पर रीछ झपटा था ना? इंद्रजीत ने तस्दीक चाही। जी, उसकी वजह से ही तो बात अधूरी रह गई। बात मेरी समझ में आ गई। इंद्र सिर हिलाते हुए बोला, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो तुरंत उठ गया। वो तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर एक प्लेट में वो खुला हुआ चाकू रखा हुआ था जो कटारी ने उस पर फेंका था। ये चाकू राजू मदारी का था और राजू मदारी के शरीर पर इस कदर बाल थे कि वो इंसान कम रीछ ज्यादा लगता था। दादा हरिओम ने सपने में जो इशारे दिए थे यकीनन इस चाकू के ही निशानदेही कर रहे थे। इंद्रजीत ने उस चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर नजर पड़ते ही उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। चाकू के चमकते फल पर ताजा ताजा खून लगा हुआ था, जैसे उससे अभी अभी किसी को जिभे किया गया हो। इंद्रजीत ने रामू को पुकारा, रामू जल्दी आओ। रामू डाइनिंग टेबल के निकट खड़ा था। वो आवाज सुनते ही भागा भागा आया। जी साहब। इंद्र, क्या हुआ? गंगा मौसी और रेखा भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। रामू, तुमने इस चाकू से कोई मुर्गी वुर्गी तो जिभे नहीं की? इंद्रजीत ने चाकू की तरफ इशारा किया। रात रामू ने चिकन बिरयानी बनाई थी और वो इसके लिए मुर्गी लाकर खुद जिभे किया करता था। नहीं साहब जी, रामू ने चाकू को घूरते हुए जवाब दिया। किचन में दूसरे चाकू है ना जी। फिर इस पर यह खून कैसे लग गया? खून? गंगा मौसी सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। रेखा ने 2 कदम आगे बढ़कर चाकू को देखा। हाँ वाकई, इस पर तो खून लगा हुआ है। ये खून कैसे लगा? वो भी रामू को पूछने लगी। मुझे नहीं मालूम, रामू ने साफ शब्दों में कहा। रामू, इसे प्लेट सहित यहां से उठाकर ले जाओ और इसे धोकर पास अपने कमरे में रख लो, इंद्र बोला। जी ठीक है साहब जी। ये कहकर उसने प्लेट उठाई और उस खून से सने चाकू को गौर से देखता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यूं लगता है जैसे दादा हरिओम का इशारा इस चाकू की तरफ ही हो, इंद्र बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है, रेखा ने सहमति जताई। इस मनहूस चाकू के अलावा हमारे घर में कुछ और है भी नहीं, लेकिन आपने उसे क्यों दे दिया? उसे कहीं बाहर क्यों नहीं फिकवा दिया? एक रात और देखना चाहता हूं, इंद्र ने जवाब दिया। वे बातें करते हुए नाश्ते की मेज पर आ गए। बैठे बिठाए ये एक और नई मुसीबत गले पड़ गई थी। दादा हरिओम ने भी कोई बात खुलकर नहीं कही थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जब भी सपने में नजर आए थे उन्होंने हर बात बड़े विस्तार से समझाई थी। अब पता नहीं उन्होंने इस चाकू को मनहूस करार दिया था या घर में कोई और चीज थी जिस पर अब तक उनकी नजर नहीं पड़ी थी। पर फिर यह मामला ज्यादा देर तक पहेली ना रहा। दोपहर खाना खाने के बाद रेखा इन्हीं सोचों के साथ जरा 2 पल के लिए लेटी तो उसकी आंख लग गई और सपने में उसने फिर दादा हरिओम को देखा। दादा हरिओम एक पेड़ तले बैठे हुए थे। ये कोई हरा भरा बाग था। ठंडी हवा चल रही थी। रेखा भी उस बाग में टहलती हुई वहां जा निकली थी जहां दादा बैठे थे। रेखा को देखते ही दादा ने उसे डांटा। अरे, दिमाग नाम की चीज है तुम्हारी खोपड़ी में या नहीं? उस मनहूस को निकालो घर से, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। दादा, क्या आपका इशारा उस चाकू की तरफ है? रेखा ने तुरंत पूछा। हाँ, उसे फौरन घर से निकालो। पर दादा, करे क्या उसका? उसे तोड़कर फेंक दे या किसी नदी नाले में फेंक दे? रेखा ने पूछा। उसे शीघ्र अतिशीघ्र किसी कब्र में फिकवा दो और ये काम खुद इंद्रजीत करे, दादा ने कहा। रेखा के पूछने पर उन्होंने बताया कि चाकू पर क्या पढ़कर फूंकना है और कब्र में उसे किस तरह डालना है। तभी रेखा के कानों में रेखा रेखा की आवाजें आने लगी। कोई उसे उठा रहा था। रेखा की आंख एकदम से खुल गई। उसके सामने गंगा मौसी खड़ी थी। ओह, आप मौसी, क्या बात है? रेखा ने खुद को संभालते हुए पूछा। वो प्रेम सागर आए हैं, मौसी ने बताया। ड्राइंग रूम में बैठे हैं। रेखा पलंग से उतरी, बोली, और क्या भैया भी घर में हैं? हाँ, प्रेम के साथ ही वो भी बैठक में हैं। मौसी, रेखा ने बेताबी से बताया, दादाजी को मैंने फिर सपने में देखा है। अच्छा, कुछ मसला हल हुआ? हाँ, सारी बात डिटेल से हो गई, रेखा ने जवाब दिया और सब कुछ मौसी को सुना दिया। मौसी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि यह समस्या हल हो गई। अब बस चाकू को किसी कब्र के सुपुर्द करना था। रेखा मौसी के साथ बैठक में पहुंची। प्रेम सागर को नमस्ते कह वो इंद्र के साथ बैठ गई और फिर उन्हें भी सपने में दादा से मिली हिदायत कह सुनाई। इन अविश्वसनीय शक्तियों के बारे में ही बातें करते हुए उन्होंने चाय पी और फिर इंद्रजीत और प्रेम सागर दादा की हिदायत का पालन करने के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए निकल लिए।
प्रेम सागर घर के एक सदस्य की तरह ही इन हालात में दिलचस्पी ले रहा था। वे मधुरा रोड स्थित पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। चाकू इंद्र के पास था। काफी तलाश के बाद उन्हें अंततः टूटी कब्र नजर आई। इस कब्र में काफी बड़ा सुराग था। इंद्र या सागर ने इस कब्र में झांकने की कोशिश नहीं की थी। इंद्रजीत ने दादा हरिओम की हिदायत के मुताबिक मंत्र पढ़कर उस चाकू पर फूंका और उसे बंद करके अपनी मुट्ठी में जकड़ा। फिर उसने अपना हाथ कब्र में डाला और चाकू हाथ से छोड़ दिया। इसके साथ ही वो फौरन पीछे हट गया था। चाकू के कब्र में गिरते ही सुराग से धूल का एक चक्रवात सा निकला और हवा में लीन होता चला गया। इस काम को निपटा वे कब्रिस्तान से निकले और गाड़ी में बैठकर रेस्तरां की तरफ चले गए। रेस्तरां में पहुंचकर इंद्रजीत ने कोठी फोन करके रेखा को ये सूचना दे दी कि उसने चाकू को ठीक दादा की हिदायत के अनुसार कब्र में दफनाने का काम संपन्न कर दिया है। रेखा ने यह सुनकर राहत भरी सांस ली थी। जमींदार रमाकांत अपनी ऊंची कुर्सी पर बड़ी शान से बैठा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, कमर अकड़ी हुई थी, पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, मूछें तनी हुई थी। मतलब ये कि उसकी कोई चीज ऐसी न थी जिसमें तनाव ना हो, अकड़ाव ना हो। और ऐसा क्यों ना होता, वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। उसके निकट ही एक नौकर सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कुछ देर बाद एक और नौकर बड़े आदर से चलता हुआ अंदर आया और उसके निकट आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या खबर लाए हो? रमाकांत ने अपनी भारी आवाज में पूछा। सरकार, वो सपेरा आया है, लाल मोती, नौकर ने जवाब दिया। ओह, क्या बेहुदा और बेवकूफाना नाम रखा हुआ है अपना उसने, बुलाओ उसे। जी। नौकर उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर कुछ ही क्षणों बाद वो वापस आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ ही एक और व्यक्ति भी था जो बड़ी लापरवाह चाल चलता हुआ अंदर आया था। रमाकांत ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो खासे लंबे कद का एक सांवले रंग का व्यक्ति था। बाल बड़े बड़े और कंधों पर फैले हुए थे। एक कान में बाली थी, एक हाथ में लोहे का कंगन, स्याह कपड़े, हाथ में बीन, कंधे पर झोली। ये लाल मोती था। सपेरे लाल मोती ने अपने कंधे से झोली उतारकर जीने पर रखनी चाहिए, मगर रमाकांत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हारी बात हो गई? रमाकांत ने पूछा। हाँ जी, मेरी बात हो गई, लाल मोती ने जवाब दिया। तुमने सारी बात अच्छी तरह समझ ली? हाँ जी, मैंने सारी बात अच्छी तरह समझ ली। तो फिर जाओ। रमाकांत ने उसकी चमकती काली आंखों में झांका। और देखो, काम होशियारी से करना। किसी किस्म की गलती तुम्हें भारी पड़ सकती है। मैं गलती माफ करने का आदी नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना। लाल मोती से आज तक कोई गलती नहीं हुई है, आज भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ। वो नौकर और लाल मोती कमरे से बाहर निकल गए। विजय को आज 3 दिन बाद तहखाने से बाहर लाया गया। इन 3 दिनों में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। वक्त पर उम्दा खाना, चाय पानी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी गई थी। हाँ, ये काल कोठरी जैसी कैद जरूर थी। विजय की चिंता व खौफ हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बाप को अच्छी तरह जानता था। उसके दरिंदे बाप ने किसी को माफ करना तो सीखा ही नहीं था। फिर विजय ने तो उसको रिवॉल्वर दिखाया था। कागजात पर दस्तखत कराने के बाद उसे मार डालने का इरादा भी रखता था। अब जाने उसका बाप उसको क्या सजा दे। आज तीसरे दिन का सूरज विजय के लिए ब्लैक वारंट लेकर निकला था। 2 हथियारबंद शख्स तहखाने में उतरे। विजय को बाहर चलने का इशारा किया। विजय खामोशी से सीढ़ियां चढ़ते हुए तहखाने से बाहर आ गया। फिर उसे जीप में बैठाकर हवेली गेट पर ले जाया गया। गेट पर एक घोड़ा कसा हुआ तैयार खड़ा था। एक रिवॉल्वरधारी ने विजय को घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। विजय जब घोड़े पर सवार हो गया तो उस शख्स ने कहा, बड़े सरकार बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे घोड़े पर सवार आपके प्रतीक्षक हैं। शायद आपको शिकार पर ले जाना चाहते हैं। अच्छा। विजय घोड़े पर सवार हो गया, पर बाप का यह कदम उसको उलझन में डाल गया था। एक बात का और ख्याल रखिएगा छोटे सरकार, सीधे ही बरगद की तरफ ही जाइएगा। अगर इधर उधर भटकने की कोशिश की तो भटक नहीं पाएंगे। हर तरफ शिकारी कुत्ते मौजूद हैं। विजय की मुंडी हिली। उसने कहा, जानता हूं। तो फिर जाइए छोटे सरकार, प्रणाम। विजय ने फौरन घोड़े को पैर लगाई और बूढ़े बरगद की तरफ चल दिया। ये बरगद हवेली से कोई 1 मील के फासले पर था। इस बरगद के चारों तरफ खेत ही खेत थे।
विजय जब एक पगडंडी पर अपना घोड़ा दौड़ा रहा था तो काले कपड़े पहने एक लंबे कद का शख्स जिसके हाथ में बीन थी अचानक खेतों से निकलकर उसके सामने आ गया। ये सपेरा उसे हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। विजय ने लगाम खींची। ये शख्स उसके लिए कतई अजनबी था। उसके काले कपड़ों व हाथ में बीन होने की वजह से ही अनुमान लग सका कि वो कोई सपेरा है। विजय उसके निकट पहुंचा तो सपेरे ने उसे इशारों से ही घोड़े से उतरने को कहा। विजय घोड़े से कूद गया। सपेरे ने उसका हाथ पकड़ा व उसे खेतों में खींचता हुआ ले गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब सपेरा खेतों से निकला तो विजय उसके साथ नहीं था। वो खेत में बेसुध पड़ा था। वो लाल मोती था। लाल मोती अपनी झोली कंधे पर डाले और बीन हाथों में लिए खेतों से निकलकर पगडंडी पर आया तो दो घुड़सवार उसके पास आकर रुक गए। क्या हुआ? उनमें से एक ने पूछा। वो सामने खेत में उसकी लाश पड़ी है, जाकर बड़े सरकार को इत्तला कर दो। ठीक है, अब तुम फौरन बूढ़े बरगद के नीचे पहुंचो। वहां एक जीप खड़ी है जो तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचा देगी। लाल मोती बूढ़े बरगद की तरफ बढ़ गया। वे दोनों घुड़सवार जब एक नजर विजय की लाश पर डालकर हवेली की तरफ लौट गए तो लाल मोती वहीं निकट ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बीती, फिर एक सुमो खेतों को रौंदती हुई उस खेत के निकट आकर रुकी। गाड़ी से रमाकांत बाहर निकला। उसने एक नजर अपने पीछे डाली तो उसे सावनपुर के लोग दौड़कर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वे विजय को सांप द्वारा काटे जाने की खबर सुनकर दौड़े आए थे। अच्छा खासा हुजूम था जो दौड़ा चला आ रहा था। रमाकांत ने इत्मीनान की सांस ली और उस खेत में दाखिल हो गया जहां विजय की लाश पड़ी थी। और अभी ड्रामेबाज रमाकांत ने मेरे बेटे कहकर रोना पीटना शुरू ही किया था कि वो लाश बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। इस लाश के हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। अपने बेटे विजय को जीवित और उसके हाथ में चमकती हुई तेज धार वाली कुल्हाड़ी देखकर रमाकांत की सिट्टी गुम हो गई। वो तो बड़ा खुश खुश लंबे लंबे डग भरता खेत में आया था और बस इस ड्रामे का आखिरी सीन रह गया था और इस सीन को उसने लोगों के सामने पेश करके अपनी कारस्तानी की दाद लेनी थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का 14वां पार्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपको इस नॉवल के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।